चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है सन्स ऑल्टीट्यूड। इस पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। सन्स ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? सन्स ऑल्टीट्यूड क्या बता रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द सन्स ऑल्टीट्यूड। ओके, अगर अर्थ से मैं सन की तरफ देखा जा रहा है तो जो एंगल बनता है, द सन्स ऑल्टीट्यूड आर डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सन आ गया, यहाँ पे सन आ गया, तो अगर एक आदमी यहाँ से देख रहा है तो तीनों जगह पे अलग अलग ऑल्टीट्यूड बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड शायद। यस सर। ये देखिए, अलग अलग समय बताया था, अलग अलग एंगल हो गया था। एक बार 60 डिग्री था और एक बार 45 डिग्री हो गया था। ठीक है, वही चीज। ठीक है, चलिए चलिए, सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बताया जा रहा है, टू पिलर्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड व्हिच इज 10 मीटर वाइड। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है। ठीक है, हमारे पास एक रोड है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा रोड हो गया। ठीक है, रोड के आइदर साइड में दो पिलर है। यहाँ पे एक पिलर है हम लोगों का ऐसे करके, और यहाँ पे भी एक पिलर है हम लोगों का ऐसे करके। रोड के आइदर साइड में दो पिलर है। ठीक है, चलिए ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे पास दो पिलर है, एक पिलर ये, दूसरा पिलर। ठीक है, एक पिलर का नाम रख देते हैं ए बी, दूसरा पिलर का नाम रख देते हैं सी डी। दोनों पिलर के बीच में जो रोड है उस रोड का डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर वाइड। At the point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. ठीक है, क्या बोला गया है? At a point on the road, यानी कि रोड पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, रोड पे कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया। चलो इस पॉइंट को नाम रख दिया डी ई। ठीक है, रोड पे कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, यानी कि अगर इस ई पॉइंट से दोनों टावर के, अगर मैं दोनों पिलर के टॉप में देखूं तो मेरा कुछ कुछ एंगल बनता है। तो एक एंगल होगा 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली अगर ये हुआ तो इसको हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री, दूसरा एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री। दोनों में से कोई भी एंगल हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने मर्जी से मान लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर, यानी कि दोनों पिलर का हाइट निकालने के लिए बोला गया। आया समझ में? क्वेश्चन किसका डाउट था ये? ओके, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक जो मैंने डायग्राम बनाया, ये समझ में आया आपको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी, अब बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, यानी कि रोड पे जो है वो पॉइंट कहां से कहां तक लाई करता है, कि यहां से यहां मीटर, यहां से इतना मीटर, कितने कहां पोजीशन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये जो 100 मीटर है उसको मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट प्रोसेस में लिख देता हूं। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर मैं इस रोड का वैल्यू x ले लूंगा तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए, क्या निकाला जाए कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। सबसे पहले बोला गया है कि दोनों पिलर का जो हाइट है, दोनों पिलर का हाइट क्या है, इक्वल है। अगर दोनों पिलर का हाइट इक्वल है तो सबसे पहले हमें एक चीज गिवन है ऑलरेडी, और वो चीज क्या गिवन है, सी डी इज इक्वल टू ए बी। हाइट ऑफ पिलर्स आर इक्वल, ये ऑलरेडी गिवन है। हाइट्स ऑफ पिलर्स आर इक्वल। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है कि जो पिलर का हाइट है वो इक्वल है, तो इस पे तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ये पहले ही। दूसरा चीज,
अब अगर हम क्या करें, मैं इसको और इसको यूज करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, फ्रॉम ट्राइंगल सी डी ई, फ्रॉम ट्राइंगल सी डी ई, अगर मैं tan ऑफ 30 डिग्री निकालूं तो tan ऑफ 30 डिग्री मेरे पास आ जाएगा सी डी बाई डी ई, परपेंडिकुलर बाई बेस, सी डी बाई डी ई। tan 30 डिग्री हमारे पास हो जाता है 1/√3, ठीक है, और सी डी कितना हो जाएगा, सी डी तो हमें निकालना है, सी डी दूसरा कितना चीज हो जाएगा, डी ई मतलब 100 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हम लोग के पास आ गया 100 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू सी डी। इसको हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए ई बी, ये ए ई बी वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें tan 60 डिग्री ले लूं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लेने से क्या हो जाएगा, ए बी बाई ई बी, ठीक है, ये आ जाएगा ए बी बाई ई बी, ठीक है। tan 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 और ये आ जाएगा ए बी बाई ई बी का वैल्यू कितना है, x, ठीक है, तो ये कितना आधार आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू एक्स, इसको हम लोग 3 नंबर से सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 वाले कंडीशन पे हमें क्या बताया था, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया था 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, तो दोनों पिलर्स का जो हाइट है उसको हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब फ्रॉम 2 and 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से हमें क्या पता चलेगा, 2 and 3 से हमें पता चलेगा ये और ये लेंथ इक्वल है, यानी कि 100 माइनस एक्स बाई √3, ये इक्वल टू निकल के आ जाएगा √3x, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3, ये आ जाएगा 3x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो उस हिसाब से इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 100 आ गया, तो 100x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x इक्वल टू 25 आ गया हम लोगों के पास। जैसे ही x हमारे पास 25 आ गया, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू √3 मीटर, तो ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है, हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है। ये किससे निकाला, 3 वाले ऑप्शन को यूज करके हमने ये चीज निकाल दिया, हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया, Yes, sir. आ गया समझ में, ठीक है। अब पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, 25 मीटर इस साइड से, 25 मीटर अगर इस साइड से हुआ तो 75 मीटर इस साइड से हो जाएगा, बस बात खत्म। 75 मीटर फ्रॉम वन पिलर एंड 25 मीटर फ्रॉम दी अदर पिलर, बस ये हमारा इसका पोजीशन हो। आया समझ में, क्लियर हुआ, ये यहां से यहां तक ऐसे, ये ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे लिखा गया, दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये हमारा था 11 नंबर खत्म, अगला हमारा 13 नंबर, समझ में आ गया ना कैसे किया गया, Yes, sir. चलिए ये हमारा 13 नंबर, 13 नंबर किसका डाउट था, मेरा। ओके सृष्टि, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the height of the building and the tower and also the distance between them. वाह, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया गया। मैंने कल बताया था कि क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, यानी कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, हमारे पास एक टावर है, सबसे पहले
सबसे पहले हमारे पास एक टावर है, उस टावर का नाम हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, अब चलिए एक चीज बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने से बनता है कि नीचे देखने से बनता है? ऊपर। ऊपर देखने से बनता है। अब एक बात बताइए, हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है, दो तीन कंडीशन हो सकता है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग सोच सकते हैं। अब बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी निकालते हैं, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी निकाल सकते हैं, निकालते हैं फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। इस टावर का टॉप का और इस टावर का बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाइट। अब देखिए बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग तीन प्रकार के हो सकता है, या जो बिल्डिंग जो है टावर से बड़ा हो, ठीक है, या जो बिल्डिंग जो है टावर के बराबर हो, या बिल्डिंग जो है वो टावर से छोटा हो। क्या कोई मेरे को बता पाएगा कि अगर मेरे को टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए तो क्या यहां मैं अगर खड़ा रहूंगा, इस बिल्डिंग के टॉप में खड़ा रहूंगा, तो ये यहां से अगर मैं इस टावर के टॉप तक देखूंगा तो मेरे को क्या एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा? नो सर। नो सर। क्या मिलेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को नीचे की तरफ देखना पड़ेगा ना। आया कि नहीं समझ में? तो अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है, क्योंकि वो मेरा आवाज मेरे को ही वापस से सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर से अगर देखे, ऊपर बिल्डिंग अगर बड़ा हो जाता है तो टॉप में देखने में नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और अगर मेरे को टॉप में देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा, तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 0 हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ही नहीं। तो यानी कि सबसे सुइटेबल कंडीशन क्या है? जो हमारा बिल्डिंग होगा जहां से वो आदमी देख रहा है वो टावर से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तब दोनों एंगल आएगा। देखिए इस आदमी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये टॉप पे देखा जाएगा, और हाँ एरो बनाने की जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये जब वो टॉप पे देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जब वो टॉप से नीचे की ओर देखेगा। ठीक है, अब बताइए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से मेजर किया जाता है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब किस तरीके का लाइन? लाइन ऑफ साइट मतलब किस तरीके का लाइन? लाइन ऑफ साइट मतलब किस तरीके का लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। किस तरीके का स्ट्रेट लाइन? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आया समझ में सब लोगों को? ठीक है, तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम हम लोग रख देते हैं सी डी। ठीक है, अब देखते हैं कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, 60 मीटर, तो बिल्डिंग का हाइट हमने रख दिया 60 मीटर। अब पहले क्या बोला गया था? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ, पहले जो लिखा गया एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उसके बाद जो बोला गया था उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बोला गया था, तो बाद वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। तो पूरा का पूरा डायग्राम आप लोग को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए तुरंत, फटाफट। बात करें, आ गया समझ में? अब देखिए आगे आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। अब डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर कौन सा होगा? देखिए ये यहां से लेके यहां तक, ये तो बिल्डिंग के हाइट का ही है, बिल्डिंग का हाइट है 60 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर। जो डिफरेंस हाइट है वो कौन सा है? ये वाला हाइट है, यानी कि ये जो है, ये जो टावर है बिल्डिंग से इतना बड़ा होगा, तो ये डिफरेंस हाइट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो डिफरेंस हाइट जो है, ठीक है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी सी डी, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ई। ठीक है,
यानी कि ये ए हमको निकालने के लिए बोला गया है। डिफरेंस बिटवीन द हाइट मतलब ये ए। चलिए वो समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा चीज, एंड द टावर एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डीबी हो गया, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे कितने ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसपे एंगल दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने टाइप के ट्राइंगल है? 3 3 है या 2 है? किस किस पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? कौन कौन से ट्राइंगल पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सी ई बी। ट्राइंगल तो ये भी बन रहा है, बी सी डी, ठीक है। ट्राइंगल बहुत सारे बन रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बारे में देखेंगे तो ट्राइंगल बहुत सारे बन रहे हैं कि ये सी ई भी बन रहा है, सी बी ई भी बन रहा है, ए सी बी भी बन रहा है, डी सी बी भी बन रहा है। तो ट्राइंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। बट देखिए हमें 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, जिसपे दिया गया है वही यूज आएगा, उससे ज्यादा यूज नहीं आएगा। मैंने कल एक पॉइंट बताया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। कभी भी अगर दो ट्राइंगल दिखे, यही क्वेश्चन था, दो ट्राइंगल में अगर कॉमन साइड दिखे तो क्या करना है? कॉमन साइड को इक्वेट कर देना है। क्या आप लोगों को इस ट्राइंगल में कोई कॉमन साइड दिख रहा है? दो ट्राइंगल सी ए ई और बी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल में कोई कॉमन साइड दिख रहा है आप लोगों को? सीई, बहुत बढ़िया, सीई कॉमन साइड दिख रहा है, ठीक है। तो हमें सीई भी फाइंड आउट करना है, हमें एई भी फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल सी ए ए, ठीक है, हमें ए फाइंड आउट करना है, सी का जरूरत है। तो हम लोग लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी बाई ए, सॉरी ए ई बाई सी ई, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ए ई बाई सी ए, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना हो जाता है? 1/√3। ए ई का वैल्यू पता नहीं, निकालना है, ठीक है। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √3 इंटू ए, ठीक है। इसको हम लोग 1 नंबर से सबमिट कर देते हैं, इसको हम लोग 1 नंबर से सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए दूसरा चीज। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल सी ई बी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल सी ई बी, जब हम दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे? नाउ ट्राइंगल सी ई बी, 1060 डिग्री ले लेते हैं, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ई बी, ठीक है, ई बी परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा? सी ई, ठीक है। 1060 डिग्री हमारे पास होता है √3। ई बी का मतलब कितना हो जाएगा? 60। ई बी का मतलब हो जाएगा 60। सी ई का मतलब कितना है? हमने ले रखा है, एक्स ले रखा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60/√3, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया? नंबर 2 से सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 भी x है, 2 भी x है, और ये दोनों इक्वल साइड है तो दोनों को इक्वल कर देना है। फ्रॉम 1 एंड 2, हम लोगों को इसमें कॉमन साइड कौन सा दिखा? c दिखा, तो मैंने c को इक्वल कर दिया। c को मैंने x नाम से ले रखा था, तो c को हमने इक्वल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √3 ए ई, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60/√3। तो ये कितना आ जाएगा? ए ई इज इक्वल टू 60/√3 इंटू √3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए ई इज इक्वल टू 60/3। तो ये कितना आ गया? 20। तो ए ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 20 मीटर। अब चलिए ये बताइए, ए अगर 20 मीटर आया तो x इक्वल टू कितना आएगा? √20 √3। आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम 1,
आया समझ में? तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है AE, दैट इज 20 मीटर। ठीक है, सॉरी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। एंड डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, दोनों के बीच का जो हाइट है वो हाइट कितना है, 20 मीटर। आया सबको समझ में? क्लियर हुआ चीजें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला देखते हैं। तो ये 13 नंबर भी कंप्लीट है। अगला है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर भी वही सेम क्वेश्चन। 15 नंबर क्या बोला गया है कि ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. Lighthouse मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? लाइट हाउस मतलब पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. क्या होता है लाइट हाउस? सर सी के बीच में तो सर सी के बीच में तो तो बीच में नहीं बिल्डिंग होता जो है, शिप को गाइड समुद्र के करता है, किनारे है। तो बिल्डिंग जो शिप को गाइड करता है, हाँ, समुद्र के किनारे में होता है। ठीक है, समुद्र के किनारे में होता है। होता क्या है कि कभी कभी रात हो जाता है, तो रात हो जाता है तो शिप सबको रुकना होता है। ठीक है, तो अगर लाइट हाउस रहता है तो बहुत एक बड़ा सा लाइट जलते रहता है, घूमते रहता है। तो घूमते रहता है तो क्या दूर से, बहुत दूर से दिखता है, बहुत बड़ा होता है वो लाइट हाउस। तो जो शिप्स है, शिप्स की जो शिप्स को चलाते हैं उन लोगों को पता चलता है कि वो उधर लाइट हाउस है, मतलब उधर सेफ्टी है, उधर लोग हैं, उधर किनारा है, उधर में अपने थोड़ा दूर जाके शिप को पार्क करके वहां रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मेनली वही है कि शिप सबको गाइड करता है कि इधर सेफ्टी है, इधर आप रेस्ट कर सकते हैं, रात हो गया है। ठीक है, इस टाइप से चीजें होता है। ठीक है, जो भी मछुआरे शिप्स होते हैं उन लोगों को बहुत हेल्प होता है लाइट हाउस से। अब चलिए, ये लाइट हाउस है, ये नदी है। अब क्या बोला गया है? ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाइट लाइट हाउस। तो लाइट हाउस का जो है ये 75 मीटर हाइट है, ये लाइट हाउस बना दिया हमने। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि इसके ऊपर से जब हम शिप को देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री। ठीक है, अब बताइए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, कहां से काउंट किया जाता है एंगल ऑफ सर डिप्रेशन? ए से एक हॉरिजेंटल लाइन, सर ए से एक हॉरिजेंटल लाइन, ए से एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा। ठीक है, चलिए लाइन ही बना देते हैं। ए से एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है, अब ये एंगल जब 45 डिग्री होगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दूसरा दूसरा फिर यहां से एक और लाइन आएगा ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दो शिप है, एक आगे पीछे है, तो दोनों शिप का नाम रख देते हैं, एक का नाम रख देते हैं सी, दूसरे का नाम रख देते हैं डी। ठीक है,
अब आप लोगों ने जो है क्या बोलता है लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। मैं मान लेता हूँ दो पैरेलल लाइन है मेरा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये 30 एंगल डिग्री कितना होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो ये रेड वाला लाइन मैंने बनाया है और ये ग्राउंड है, दोनों आपस में पैरेलल है। ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल है और ये रेड वाला लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गया। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया तो ये एंगल भी कितना 45 होगा? 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं है, ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। अगर ये वाला 30 डिग्री हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सर आपका आया समझ आवाज में? इको कर रहा है। सर आपका आवाज इको कर रहा है। ये कौन है? हाँ, श्वेता, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे को भी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। मतलब हो क्या रहा है, जैसे आप लोग सवाल पूछने के लिए या जवाब देने के लिए माइक्रोफोन को ऑन करते हैं ना, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ। जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट पहुँचता है, ठीक है। तो होता है क्या, जब आप लोगों के पास पहुँचता है तो मेरे को भी सुनाई देने लग जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन में सब माफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास हो गया। इफ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। हाँ, आप लोग का अगर बंद हो जाता है वीडियो तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। इफ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। जो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स है वो डीसी है, डीसी को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। यह है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक है। तो चलिए हमें फाइंड आउट करना है, देखते हैं कितना क्या फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। चलिए, दो ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। दो ट्राइंगल के बीच में कॉमन साइड है, बट इतना दिमाग लगाना नहीं है, बड़े ही आसानी से निकल जाएगा, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिस पे एंगल है, तो हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल जब हम लेंगे, अगर हम 1045 डिग्री ले लिए, 1045 डिग्री, ये इक्वल टू कितना निकल जाएगा? AB बाई CB, ठीक है। इसमें इक्वल लेने की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। AB का वैल्यू दिया गया है 75 मीटर, ठीक है। और ये दिया गया है CB, तो CB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75। CB इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 75 मीटर। तो इसमें क्या हुआ कि CB का वैल्यू डायरेक्टली निकल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो इसीलिए इसमें क्या इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 75 मीटर निकल गया, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ADB। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ADB, अब ये ADB ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इसमें 30 डिग्री है, तो 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? AB बाई BD, AB बाई BD। 10 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/√3, ठीक है। AB का वैल्यू कितना हो गया? 75। BD का वैल्यू कितना हो गया? x प्लस 75, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? ये आ जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? x इक्वल टू निकल के आएगा 75√3 माइनस 75। तो यानी कि x को हम लोग लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। √3 का वैल्यू पुट करने के लिए बोला गया है 1.73, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 75 इंटू 1.73 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 75 इंटू 1.73 माइनस 1, यानी कि 0.73। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा या मेरे को करना पड़ेगा बैठ के? मेरे ख्याल से ये तो आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा ना इसको।
ठीक है, समझ में आया ये किस तरीके से किया गया ये Yes, sir. क्वेश्चन? यस सर। चलिए, Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो ये कौन सा नंबर था? ये था 15 नंबर। 15 नंबर हमारा खत्म। ठीक है, अगला आते हैं 18 नंबर पे। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15, 16, 17, 18। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन सर किसका मेरा। डाउट था? सर मेरा। ओके, सचमित 18 नंबर क्वेश्चन। पिलाना है तो पिला सकता है। पिलाने का मन हो तो पिला सकते हैं। ठीक है, देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है अच्छे से। मैंने एग्जाम के बारे में सारा नोटिफिकेशन आप Yes, लोगों को दे sir. दिया था मेरे Yes, ख्याल sir. से। यस सर। चलिए, बहुत Yes, बढ़िया। sir. देखिए 18 नंबर मेरे ख्याल से बहुत लोगों का डाउट होगा। किसका किसका डाउट है 18 नंबर? वसुंधरा, श्वेता और बाकी लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं क्या? सब पता चलते रहता है कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगले क्लास से सबको अपना वीडियो ऑन करके क्लास करना पड़ेगा, याद रखिए। मैं पहले ही आप लोगों को सचेत कर दे रहा हूँ। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू हैव टू ऑन योर वीडियो ऑप्शन। आपके वीडियो ऑप्शन को ऑन करके रखना पड़ेगा। हम लोग सीधा फेस टू फेस क्लास करेंगे। आया समझ में? सबके दिमाग में बात फिट हुआ? यस लगता है सर। ये वाला बात फिट नहीं हुआ। यस सर। हो गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी Yes. गुड, वेरी गुड। ताकि मेरे को पता चलना चाहिए ना कि आप बिस्तर में लेट के पढ़ रहे हैं, टेबल में बैठ के पढ़ रहे हैं। और मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो उसमें क्लास ऐसे ही लिया जाता है, फेस टू फेस चेहरा दिखा के। ठीक है, खूब मजा आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, हमें बस सिंपल सा लॉजिक को समझना है। वो सिंपल सा लॉजिक क्या है? अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल दिखे, दो ट्रायंगल में कॉमन साइड दिखे, तो हम लोग कॉमन क्या साइड को करेंगे? इक्वेट। कॉमन साइड को इक्वेट। कॉमन साइड को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक इज अल्फा। बाप रे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन ए लेक इज बीटा। अरे वाह। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस मीटर। तो मैंने बताया था, सबसे पहला चीज आप लोग को रिफ्लेक्शन पता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर मैंने एक ऐसे मिरर रख दिया, ठीक है, मैंने एक ऐसे मिरर रख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट रख दिया P। इसका अगर इस मिरर के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो क्या क्या चीजें होगा इसमें? ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली क्या मिरर के ऑपोजिट दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा लगेगा मिरर के अंदर है। ठीक है, मान लेते हैं उसके रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज, उसके इमेज को मैं मान लेता हूं Q। ठीक है, अब ये जो मिरर में जो पॉइंट आ रहा है उसको मैं मान लेता हूं M। तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर होगा मिरर के साथ। अगर मैं PQ एक लाइन बना दूं, PQ को जोड़ के, यानी कि इसके पॉइंट का और इसके रिफ्लेक्शन का, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो शीशे पे दिख रहा है, अगर उन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा? मिरर से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। दूसरा चीज, मिरर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज PM, वो इक्वल हो जाएगा मिरर से लेके उसके रिफ्लेक्शन का तक का डिस्टेंस दैट इज MQ। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इमेज। आप लोग याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इमेज। इमेज मतलब वो इमेज आप लोग देखते होंगे गैलरी में इमेज दिखता है, फोन में दिखता है, वही चीज है। इमेज मतलब आपका परछाई कहाँ दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन बोलिए या इमेज बोलिए, सेम चीज है। ठीक है, तो आया समझ में? तो ये चीज आप लोग फिजिक्स में भी पढ़िएगा, हर जगह पढ़िएगा। जहां पे अगर कोई मिरर रखा हुआ, अगर मिरर कनकेव कन्वेक्स नहीं हो, सिंपल सा प्लेन मिरर हो, तो प्लेन मिरर अगर हुआ
तो ऐसा कहीं पे भी अगर पॉइंट है उसका अगर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट को और उसके रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? मिरर से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। और अगर मिरर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस और मिरर से लेके उसके रिफ्लेक्शन तक का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। सबको रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी sir. समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक क्लाउड दिया हुआ है। हम देख लेते हैं कि हमें बड़ा खतरनाक लग रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख ले रहा हूँ कि क्या क्या चीजें दिया गया है। हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं क्लाउड के बारे में बोला गया है, तो क्लाउड ऑफ ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक, कहीं ना कहीं h मीटर अबव लेक, h मीटर अबव लेक, ठीक है। लेक से h मीटर अबव के बारे में बात किया जा रहा है। रिफ्लेक्शन भी प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड। चलिए इतना चीजें दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक लेक है। लेक मतलब हल्का सा छोटा मोटा इस तरीके से पानी वाला। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम h मीटर अबव ए लेक। ये लेक है, लेक से कितना मीटर ऊपर? h मीटर। h मीटर मतलब अगर लेक है, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम रख देते हैं a और इसको नाम रख देते हैं b, और ये जो ab है h मीटर का है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर से अगर हम क्लाउड को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे क्लाउड बन रहे हैं। इसके h मीटर से अगर हम क्लाउड को देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं, तो इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ठीक है, पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा। अब बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से मेजर किया जाता है? ए से हॉरिजेंटल लाइन, एंगल ऑफ ए एलिवेशन से हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ए से एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा ऐसे, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा अल्फा। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ यस एलिवेशन। सर, अब बोला गया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। सबसे पहले इसका रिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्लाउड का रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो मान लेते हैं कि क्लाउड का रिफ्लेक्शन आया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्लाउड का रिफ्लेक्शन आया पानी में, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग ए बी नाम रख दिया, इस पॉइंट को हम लोग रख देते हैं सी, इस पॉइंट को हम लोग नाम रख देते हैं डी। अब क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन आया उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, यानी कि इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, ठीक है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है? बोला गया बीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है बीटा, ठीक है। इतना पार्ट की हमें जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग मिटा देंगे। ये बन गया हमारा डायग्राम। सबको क्या आप लोगों को मेरा ये डायग्राम Yes, समझ sir. में आया? मैंने क्या Yes, sir. बनाया? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट रख देता हूँ ए बी सी डी ए, ठीक है, तो क्या कोई मेरे को बता पाएगा ये जो लेक है, ये हमारा लेक है, लेक जो है, लेक एक मिरर की तरह काम कर रहा है। अगर ये मिरर की तरह काम कर रहा है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहां से यहां दिख रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि CE इज इक्वल टू DE। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मिरर से पॉइंट तक का और मिरर से रिफ्लेक्शन तक का डिस्टेंस सेम होता है। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. फिर वहाँ पे पूरा एंगल ए बीटा है या और दूसरा चीज, वहाँ पे पूरा एंगल ए बीटा है या फिर सिर्फ बीटा है, ये एडी लाइन तक एंगल बीटा है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन पढ़िए, ये क्या एंगल है क्या नहीं है वो मत देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ है? यहाँ पे यस है, सर, है कि नहीं है? ये यस क्लाउड सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाए, आदमी तो यहाँ पे खड़ा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मतलब यहाँ से क्लाउड Yes, की तरफ sir. देखूंगा, यहाँ से क्लाउड की Yes, तरफ sir. देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा मेरे को बताइए? ये यहीं तक ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग विवेक का इस्तेमाल कीजिए अपना, ठीक है, ये वाला नहीं, ये नहीं होगा, वो गलती से स्लिप ऑफ एंड हो गया, ठीक है। एंगल यहीं तक होगा, ये आया समझ में? ये होगा एंगल बीटा, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और ये जो होगा 90 डिग्री बनेगा, सबको पता है, क्योंकि यहाँ भी मैंने बताया कि ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हमें क्या निकालना है? प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज। अब हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कहां से निकालेगा? लेक से निकाला जाएगा, लेक से लेके क्लाउड तक का हाइट।
इसको हम लोग रख देते हैं सी डी ई, इसको नाम रख देते हैं एफ। ये अगर h है तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी कि हमें सी एफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ क्लाउड क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज हाइट ऑफ क्लाउड कहां से किया जाए, कैलकुलेट किया जाएगा, हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड जो है लेक से कैलकुलेट किया जाएगा, वो क्या होगा, सी ई होगा। सी ई है हाइट ऑफ क्लाउड, और सी ई का मतलब क्या है, h प्लस सी एफ, h प्लस सी एफ। आया समझ में? यानी कि हमें फाइंड आउट करना है सी एफ का वैल्यू, सिंपली हमें फाइंड आउट करना है सी एफ का वैल्यू। अब बताइए दो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल में कहीं ना कहीं कॉमन साइड दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कौन सा कॉमन साइड दिख रहा है आप लोगों को? सर बी Yes. सर बी ई दो, हाँ, एक तो ए एफ कॉमन साइड दिख रहा है, बी बी मतलब ए एफ ही है, यही चीज है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए एफ कॉमन साइड दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है ये हमें पता चल गया। दो ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एफ हम लोग लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि सी इज इक्वल टू डी होता है, तो इसको भी हमें याद रखना है, सी इज इक्वल टू डी, ये भी चीज हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी एफ ट्राइंगल ले लेते हैं। ए सी एफ ट्राइंगल से अगर हम टेन अल्फा निकालेंगे, टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, सी एफ बाई ए एफ, ठीक है, क्या निकल के आएगा, सी एफ बाई ए एफ, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं क्या निकालूंगा, सी एफ बाई ए एफ निकल के आ गया, अगर मैं ए एफ का वैल्यू निकालूंगा, ए एफ इक्वल टू निकालूंगा, तो ए एफ इक्वल टू कितना निकल के आएगा, सी एफ बाई 10 अल्फा, ठीक है, सी एफ बाई 10 अल्फा निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा चीज फ्रॉम ट्राइंगल ए सी, अब निकालते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाएगा, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी एफ, हमारा कॉमन साइड कौन सा है, ए एफ। आया समझ में? मैंने बताया था जहां कॉमन साइड दिखे वहां इक्वेट कर देना, हमारा कॉमन साइड कौन सा है, ए एफ। आया कि नहीं आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. हमारा कॉमन साइड दिख रहा है sir. ए एफ, तो ए एफ के इक्वल कर देना हम लोग का सारा चीज है। फ्रॉम ट्राइंगल ए डी एफ को देखूंगा तो मैं क्या पता चलेगा, टेन ऑफ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन ऑफ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एफ डी बाई बेस क्या हो जाएगा, ए एफ, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ हमारा कॉमन साइड है, ए एफ इज इक्वल टू एफ डी बाई 10 बीटा। यहां तक सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes. अब ध्यान से देखते हुए जाइए, ए एफ इज इक्वल टू हमारे पास निकला एफ डी बाई 10 बीटा, ठीक है, तो इधर मैंने 10 बीटा लिख दिया। ए एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी, एफ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच प्लस ई डी, क्या लिख सकते हैं, एच प्लस ई डी, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच प्लस डी ई, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए एफ को, सॉरी डी एफ को, एफ डी, यहां से लेके यहां तक को, यहां से लेके यहां तक को, देखो कैसा हो सकता है, हमारे पास क्या है, एफ डी है, एफ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एफ डी है, इसको लिख सकते हैं ई एफ प्लस ई डी, ई एफ प्लस ई डी लिख सकते हैं। ई एफ का वैल्यू कितना है, एच है, तो इसको लिख सकते हैं एच प्लस ई डी, तो मैंने क्या लिख दिया, एच प्लस डी। Yes, समझ sir. में आया आप लोगों को क्या किया? Yes, sir. ठीक है, तो ये ए एफ। अब देखिए डीई इज इक्वल टू कितना है, डीई इज इक्वल टू सीई है कि नहीं है, डीई इज इक्वल टू सीई, और सीई का मतलब कितना है, एच प्लस सी एफ। आया समझ में? Yes, sir. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस ए एफ इज इक्वल टू एच प्लस डीई, डी का मतलब एच प्लस सी एफ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एच प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई 10 ऑफ बीटा।
ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू 2h प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई 10 ऑफ बीटा। इसको हम लोग नंबर 2 से सेव कर देते हैं। सबको यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये भी ए एफ दोनों चीजें निकल गया फ्रॉम 1 एंड 2। कॉमन साइड को इक्वल कर देना है, कॉमन साइड को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले सी एफ बाई 10 अल्फा, सी एफ बाई 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2h, यहां कहीं ना कहीं एक जगह नहीं सही है, 2h प्लस सी एफ बाई 10 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 बीटा सी एफ इज इक्वल टू 2h प्लस सी एफ इंटू 10 अल्फा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 बीटा सी एफ माइनस 10 अल्फा सी एफ इज इक्वल टू 2h 10 अल्फा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, सी एफ को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 2h 10 अल्फा। ठीक है, तो सी एफ इज इक्वल टू कितना निकल गया, सी एफ इज इक्वल टू निकल गया 2h 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला हमारे पास, सी एफ का वैल्यू निकला, बट हमारा हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, सी, और सी का वैल्यू क्या है, h प्लस सी एफ, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड जो है वो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्लाउड जो है, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड जो है वो है सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस सी एफ। h प्लस सी एफ बोलने का मतलब h प्लस सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2h 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, ठीक है, ये इधर कितना आ जाएगा, h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, h 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा, तो ये आ जाएगा h 10 बीटा माइनस सॉरी प्लस h 10 अल्फा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब इसमें से क्या h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये किसका वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, सी ई का निकाल रहे थे, तो ये सी ई हाइट ऑफ द क्लाउड आ गया। तो हमें क्या प्रूव करने दिया था, h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। हमने क्या निकाला, h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, सिंपल सा चीज हमने क्या किया आप लोग बताइए। दो ट्राइंगल दिख रहा था, दोनों ट्राइंगल का जो कॉमन साइड था उसको इक्वल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। पिछले भी तो ऐसा ही आंसर आ रहा था। अब बस एंगल मतलब 10 अल्फा का वैल्यू, अल्फा का बीटा का वैल्यू नहीं देके और सिंपली 10 अल्फा 10 बीटा के रूप में छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, हमने भी उसको उसी रूप में छोड़ दिया, हमारा आंसर अपने आप आ गया। आया समझ में? तो जब भी दो ट्राइंगल दिखे, दो ट्राइंगल के बीच में कॉमन साइड दिखे तो क्या करने की कोशिश करेंगे, इक्वल, जो कॉमन साइड है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा कौन सा नंबर था? 18 नंबर क्वेश्चन था। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। अगला कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depression of the shadow in water of the lake 60 degree. Find the height of the cloud. ये वाला क्वेश्चन 19 वाला क्वेश्चन और 18 वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये बोला गया है कि क्लाउड का प्रोजेक्शन गिर रहा है, तो 19 वाला क्वेश्चन और 18 वाला क्वेश्चन सेम है। तो मैं चाहूंगा कि जिसका भी ये डाउट है ये वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा, प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा। ये डायग्राम देख लीजिएगा किस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर, आया मैं समझ में? रिकनेक्टिंग पे चला गया था इस वजह से। ठीक है। यस सर, मैं रिकनेक्टिंग पे चला गया था इस वजह से। हाँ, वो प्रोजेक्शन वाले को। रिकॉर्डिंग ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of an observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is। ठीक है, एक काम करते हैं ना, आज रहने देते हैं, ठीक है, बहुत सारा हो गया है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ऐसे भी टाइम हो गया है और ऊपर से बहुत ज्यादा टफ चीजें देख लिए हैं, आज इसको डाइजेस्ट करने में भी समय लगेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भेजता हूँ, फिर जहां तक हो सकता है बनाइए। ओके सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मिलते हैं। सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।